स्वदेश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही दो मेजर सिटीज मुंबई और दिल्ली एनसीआर में सर्कल रेट बढ़ गए हैं। ये रेडी रेकनर कहा जाता है मुंबई में, जो कि बढ़ा है एवरेज पे 3.5%। लेकिन कुछ कुछ शहर तो ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां पे रेडी रेकनर यानी कि सर्कल रेट 10% भी बढ़ाए गए हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत तो करेंगे ही आपके सामने। और साथ ही साथ एक और खबर भी आई है कि जो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन है मुंबई में, वो भी काफ़ी इस बार बेहतर रहा मार्च मंथ के अंदर, जो कि क्लोजिंग रहती है फाइनेंशियल ईयर की। तो इसलिए पूरा चैनल और पूरा प्रोग्राम हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया ये। और इसमें स्टार्टिंग में आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर की एक बेहतरीन लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे। वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 37D में, और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही शानदार सैंपल फ्लैट का इनॉग्रेशन हुआ। मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत कराएंगे और इस सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट पे भी आपको लिए चलेंगे। तो पहली कड़ी में आप इनको देखेंगे। दूसरी कड़ी में हम बातचीत करेंगे अपने रिपोर्टर से, अनुराग से। अनुराग आपको ये बताएंगे कि रेडी रेकनर का क्या मतलब है और किस किस जगह पर कितने कितने दाम बढ़े हैं। ये तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन उसके बाद हम बातचीत करेंगे एनारॉक के एमडी अनुज पुरी से। अनुज आपको ये बताएंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। बड़े आदमी हैं, आपको अच्छे से कैलकुलेट करके फैक्चुअल डाटा रखेंगे। तो ये अनुज जी से हम बातचीत करके इसके बारे में समझ लेंगे। फिर छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके सामने विश्वमोहन एक नई रिपोर्ट उतारेंगे, जिसमें मार्च मंथ में जो स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन है मुंबई की, वो कितनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एक कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी। अब जरा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के इस शानदार प्रोजेक्ट पे, जो कि ठीक द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखा है या देखना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत जगह है और बिल्कुल उससे सटा हुआ प्रोजेक्ट है डीएक्सपी के नाम से। और इस प्रोजेक्ट का जो सैंपल फ्लैट है वो इनोग्रेट किया ललित अग्रवाल, जो कि कंपनी के वाइस चेयरपर्सन हैं। उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया। इसका जो काम है, इसके जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उन्होंने आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया। हमने दोनों मैनेजमेंट से बातचीत की है, ललित जी से भी बातचीत हुई, वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। और साथ ही हमने आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के मैनेजमेंट से भी बातचीत की है, वो भी आपको थोड़ा बताएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या और किस रूप में और कितने टाइम स्पैन में ये प्रोजेक्ट खड़ा होने जा रहा है। तो इसको भी इंजॉय कीजिए। सबसे पहले आप इस सिग्नेचर ग्लोबल की साइट पे आपको ले चलता हूँ। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल की साइट की हैं। ललित जी से एक बार बातचीत करके आपको पूरा ब्यौरा सुनाते हैं, फिर साथ में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की मैनेजमेंट का भी एक व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं। रिबन कटिंग किया 4.5 BHK सैंपल फ्लैट का डिलेक्ट डीएसपी साइट पे 37D के अंदर। और जैसे हमने इसको लॉन्च किया था फरवरी 24 में, टोटल साइज़ इस साइट का है 16.56 एकड़ का। और इसमें जो टोटल यूनिट्स हमारे हैं 1008 यूनिट हमारे इसमें हैं। और कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है। जो साइजेज हैं 3.5 और 4.5 के वेरिएंट हैं। और आज हमने जो सैंपल फ्लैट का मुआयना किया, काफ़ी अच्छा बन के निकला है और काफ़ी स्पेसियस है और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, मेरा ऐसा मानना है। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी टीम ने जो मेहनत की है पीछे जो मंथ गए हैं उनके अंदर, काफ़ी अच्छे लेवल पे आज ये साइट की प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है। इस साइट को जैसे मैंने बताया कि फरवरी 24 में हमने लॉन्च किया था, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन का जो काम हमने दिया वो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया, जो रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर हैं पूरी इंडिया में, टॉप 5 के अंदर आते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी काफ़ी अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि हमने जो डिजाइनिंग वाले पैटर्न पे काफ़ी मेहनत की है। हमने सिंगापुर से एडास को ये काम दिया डिजाइनिंग का, इस वाली प्रोजेक्ट का। और इसके साथ साथ जो लैंडस्केप के आर्किटेक्ट थे और जो दूसरे स्ट्रक्चर के जो कंसल्टेंट हैं, हमने पूरी टीम ऐसी बनाई कि जिसके अंदर हम बेस्ट ऑफ क्लास डिजाइनिंग करें और एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों के बीच में लेके आए जो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों ही बेस्ट इन क्लास लोगों के हाथ में वो काम हो और एक बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों को दे पाएँ। और इसी कड़ी में हमने बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी इन फ्यूचर में लेके आने हैं। इसी सेक्टर के अंदर भी आने वाले समय के अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट और आगे प्लानिंग के अंदर चल रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि लोग जैसे हमारे बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि सिग्नेचर है तो बेस्ट है,
वैसा ही हम इस बार भी प्रूव करेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हम उनको बना के देंगे। आने वाले 4 से 4.5 साल के अंदर हम इसका पूरा कंप्लीशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है, टीम ने बहुत मेहनत की है और सारे के सारे लोग जुटे हैं। जो कमिटमेंट सिग्नेचर की है वो हमारे यहाँ जितने भी नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर जितने भी सब पूरी टीम अलाइनमेंट जो है, उसमें पूरा जो बेस में सपोर्ट टीम्स हैं या फिर हमारी एग्जीक्यूशन की टीम्स हैं, उनके बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन, ऐसा अलाइनमेंट और इस तरह की मॉनिटरिंग है कि जो चीज़ हमने कहीं ना कहीं लोगों के साथ कमिट किए कि हम इस लेवल का प्रोडक्ट आपको बना के देंगे, उसी चीज़ के लिए हम प्रयासरत हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम वो चीज़ देंगे। नमस्कार, मैं शोभित उप्पल, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड। हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हमको सिग्नेचर डीलक्स DXB का जो ये प्रोजेक्ट है, ये सिग्नेचर ग्लोबल ने हमको अवार्ड किया है। ये 41 लाख स्क्वायर फुट का ये प्रोजेक्ट जो 4 साल में कंप्लीट होना है, ये सिग्नेचर ग्लोबल का पहला प्रोजेक्ट है जो लग्जरी हाउसिंग में इनका फोरे है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इन्होंने हमको, जो हिंदुस्तान के 3-4 बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने हमको चुना है और हमने भी यहाँ पे अपनी बेहतरीन सबसे बेस्ट उमदा टीम लगाई है, जिससे कि हम जो बायर्स की एक्सपेक्टेशन है 4 साल में उच्चतम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट डिलीवर हो, वो हम करेंगे। ऑलरेडी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। तो सिग्नेचर ग्लोबल की साइट तो आपने देख ली है और सब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अपने मैं रिपोर्टर को अपने साथ जोड़ रहा हूं जो कि मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा कवर भी करते हैं और अच्छे से आपके सामने रेडी रेकनर्स का पूरा ब्यौरा रख देंगे। अनुराग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग शाह। अनुराग नमस्ते, जरा मेरे को बताइएगा रेडी रेकनर का एक तो मतलब क्या, हम इसको सर्कल रेट समझते हैं, और दूसरा कितना कितना कहाँ कहाँ पे बढ़ा है, एवरेज कितना बढ़ा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा 2 साल बाद रेडी रेकनर रेट्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। रेडी रेकनर रेट को सर्कल रेट भी कहा जाता है, जहां पर उस रेट के ऊपर घर खरीदार को स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है और सरकार का अनुमान होता है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को लेकर, उसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है। और जो बढ़ोतरी हुई है वो औसतन 3.89% हुई है। अगर एरिया वाइज बात करें तो मुंबई के अंदर 3.39%, नवी मुंबई के अंदर 6.75%, थाने के अंदर 7.7%, नासिक के अंदर 7.31% और सोलापुर के अंदर जो रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी हुई है वो 10% की हुई है। तो 2 साल से इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेडी रेकनर रेट के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ी और अनुमान है कि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से करीब 10,000 करोड़ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और ये माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट में बदलाव होगा। इसी वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखे उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला और अब 1 अप्रैल से ये दरें जो बदलाव होगी, जिसमें आप नई रजिस्ट्री कराएंगे उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे आपको ज्यादा पैसे देने होंगे और डेवलपर के द्वारा भी जो रेट कोट की जाती है, अगर रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी होती है तो डेवलपर भी जो उसको बढ़ाकर घर खरीदार को पास ऑन करेगा। दिल्ली और मुंबई 2 ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर्टी के दामों में कोई भी हलचल होगी तो उसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये देश के 2 पावर हब्स हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक पॉलिटिकल कैपिटल है और इन दोनों ही कैपिटल्स में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये पूरे देश की एक पिक्चर को भी ड्रॉ करता है। और जब इन दोनों सिटीज की, इन दोनों मेगा एरियाज की हम बातचीत कर रहे हो तो एक मेगा गेस्ट को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है और वो हमारे मेगा गेस्ट हैं एनारॉक के फाउंडर, MD, जो भी आप कहें, मेरे पुराने दोस्त, और उनसे बातचीत करके हमको अच्छा लगता है। उनका नाम है अनुज पुरी। अनुज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत करके काफ़ी मज़ा आता है और इसलिए भी मज़ा ज़्यादा आता है, एक तो आप बहुत साफ साफ बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरा फैक्चुअल डाटा उसके अंदर भर भर के होता है जो कि समझने में काफ़ी आसानी होती है। अनुज भाई पहले मैं मुंबई से शुरू करूँगा जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है। लोगों का सपना होता है मुंबई में आके रहना, बट सरकार वो खुद ही सपने को महंगा कर रही है। मुंबई 4% से और महंगा हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ 4 लाख की हो गई है। मेरे को मुंबई के जब रेट सुने तो मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। मेरे को जब मैंने नासिक के, थाने के, शोलापुर के रेट सुने तो वहाँ पे तो रेडी रेकनर, जिसको हम सर्कल रेट कहते हैं, वो तो 10-10% बढ़े हैं।
तो सर इस पे आपका टेक क्या है? ये मुंबई के अलावा ये सारी सिटीज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, ऐसा माने? सो डिम्पी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम पे, थैंक यू। एंड आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार हमारा। एंड ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो रेडी रेकनर रेट बढ़े हैं, चाहे वो एवरेज 3.5% बढ़े हुए हो, बट कई माइक्रो मार्केट्स में, कई सिटीज के अंदर 7%, 9%, 10% तक ऊपर गए हैं। तो एक मैं थोड़ा दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा सो दैट आपके व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहली बात है कि रेडी रेकनर जो थे बिफोर कोविड ऑलमोस्ट हर साल बढ़ते थे, हर साल 3-3.5% बढ़ते थे, बिकॉज प्रॉपर्टी के दाम उस हिसाब से बढ़ते रहते थे। 2019 के बाद से ये बढ़े ही नहीं है। सो डीपी, सबसे पहला तो ये है कि ये 4-5 साल के बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बढ़ाया रेडी रेकनर, 4-5 साल के बाद ये बढ़ा है, विच इज बिग रिलीफ रादर देन हर साल ये जो बढ़ता जाता था। सेकेंड इज कि टोटल जो एवरेज है वो 3.5% की है ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, फ्रॉम 2020 टू 2024 एंड प्रॉपर्टी के दाम 46% बढ़े, 46% ऑन एन एवरेज। सो Yes. उस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें कोई लगता है कि गवर्नमेंट ने बड़ा आराम से इसको जाने दिया है, एंड कोई हार्श स्टेप नहीं लिया कि ये ना हो कि प्रॉपर्टी की साइकिल टूट जाए या कोई नर्वसनेस या नेगेटिविटी इसके अंदर आ जाए। क्योंकि आप देखिए दोनों चीजें, एक तो 2019 के बाद से अभी रेज किया है, दूसरी बात प्रॉपर्टी के दाम ओवर दिस पीरियड 46% बढ़े हैं, येट रेडी रेकनर सिर्फ 3.5% बढ़ा है। उसमें एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कई माइक्रो मार्केट्स में, कई सिटीज के अंदर काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है रेडी रेकनर की। उन केसेस के अंदर डिम्पी लार्जली जो पुराने दाम थे, सर्कल रेट थे रेडी रेकनर के अंदर, वो बहुत ही कम थे कंपेयर टू जहां पे ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो इसलिए उसमें जायज था कि इसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि वो एटलीस्ट मार्केट तक आ जाए। इसके दो इश्यूज होते हैं। एक होता है कि अब ये सर्कल रेट पे ही आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी बाय चांस सर्कल रेट से नीचे खरीद रहे हैं, ये आपको स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट पे ही देनी पड़ेगी। एंड सेकंड होती है कि इनकम टैक्स वाले इसको काफी नेगेटिवली व्यू करते हैं, एंड ऐसे माना जाता है कि इसके अंदर फिर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि अगर आपने सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी नीचे खरीदी है। सो इसके दो ये इम्प्लीकेशन होते हैं। बट ओवरऑल आई वुड से जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है और ये प्रॉपर्टी के रेडी रेकनर रेट का बढ़ने का सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत लाइटली ये छोड़ दिया गया है। एंड मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसलिए इसको किया है कि भाई लेट द पॉजिटिव साइकिल कंटिन्यू, लेट द मार्केट रिमेन वेरी वाइब्रेंट रियल एस्टेट का, and let the developers continue to bring in the required supply. अनुज भाई, आपने काफ़ी अच्छे से इसको बताया और मैं आपकी पूरी आंसर से कम ये बात समझ सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा लोगों को जो 3.5% एवरेज का रेट है ना। और मेरे को लगता नहीं है कि क्योंकि ये पहली बार मुंबई में नहीं हो रहा है, रेडी रेकनर्स बड़े हैं और मुंबई का चार्म अभी भी काफ़ी बरकरार है। तो ये एक एक रूटीन एक्सरसाइज के तौर पर मैं मानता हूँ, जैसे आप मेरे को गाइड भी कर रहे हैं। अनुज भाई, दूसरा जो पावर हाउस है वो है दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी आपसे बातचीत हुई थी बाद में वो काफ़ी हिट थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोगों ने उसको सुना, सराहा, आपकी भी काफ़ी तारीफ़ की कि आप काफ़ी अच्छे से बात रखते हैं अपनी। तो मैं सर इस दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। अपने जेवर एयरपोर्ट के आसपास अथॉरिटीज़ ने भी रेट बढ़ाए हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ ने, यमुना एक्सप्रेसवे ने, और कुछ और बिल्डर्स की तरफ से भी रेट बढ़े हैं। ये कहीं भी डिमांड को स्लो डाउन तो नहीं करने ना जा रहे सर? क्योंकि इंफ्रा का इंजेक्शन लगा है वहाँ पे, तो मेरे को लगता है डिमांड बरकरार रहेगी। बट फिर भी आपका टेक, आपकी इंटेलिजेंस चाहिए सर। तो डिम्पी, अगर आप ग्लोबली देखें, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड देखेंगे, जहां पे भी एयरपोर्ट या कोई भी ट्रैवल का लॉजिस्टिकल हब आता है, या जैसे मेट्रो आ जाती है या कोई ट्रेन स्टेशन आ जाता है, जैसे लंदन के अंदर अंडरग्राउंड के अंदर न्यू लाइन आई,
अब वो न्यू लाइन जो मेट्रो की है उसके ऊपर जितनी जितनी लोकेलिटीज थी उनके दाम बहुत बढ़ गए। सो वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स भी कहीं पे भी आप देखेंगे, अगर नया एयरपोर्ट होता है तो सारी सिटी उस तरफ बढ़ती जाती है। इंडिया में अगर हम आए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो एयरपोर्ट के बिफोर वी कम टू द नोएडा जेवर एयरपोर्ट। पहला है बैंगलोर। बैंगलोर का पुराना एयरपोर्ट डिम्पी, ये होता था हमारा साउथ बैंगलोर के अंदर। यस। नया एयरपोर्ट आया नॉर्थ बैंगलोर के अंदर, सारी सिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लग गई। एंड आज की डेट पे आप देखेंगे तो नॉर्थ के भाव जो है बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं कंपेयर टू साउथ, क्योंकि एयरपोर्ट नॉर्थ में आया। सिमिलरली अगर आप हैदराबाद को देखेंगे तो गच्चीबोली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेके सीधा हैदराबाद एयरपोर्ट तक जितनी वो स्ट्रेच है ना, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एंड उसके प्रॉपर्टी के रेट ऊपर गए हैं। लाइकवाइज जेवर जब आएगा नोएडा के अंदर तो आप इसमें भी देखेंगे कि इसमें बहुत एक्टिविटीज आ जाती हैं। एक्टिविटी का जैसे मैं बोल रहा हूँ सोशल एक्टिविटीज, जैसे वहां पे आपके 5 स्टार होटल आ जाएंगे, रिटेल मॉल आ जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके ऑफिसेज आ जाएंगे, हेल्थ केयर आ जाती है, अच्छे स्कूल आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट रेजिडेंशियल जो है उसके भाव बढ़ने लग जाते हैं। सो मेरे को कोई ऐसे सरप्राइज नहीं लग रहा कि प्रॉपर्टी के दाम जेवर एयरपोर्ट के आसपास बढ़े, अथॉरिटीज ने लैंड की प्राइसेस बढ़ाए, डेवलपर्स प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि एट द एंड ऑफ द डे प्राइस उतनी ही बढ़ानी चाहिए जितना एंड यूजर अफोर्ड कर सकता है। बट आई डू फील यहाँ पे आप बहुत एक्टिविटी देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो लिविंग इंडेक्स होगा वो ऊपर चले जाएगा एंड वो सपोर्ट करेगा प्रॉपर्टी के इंक्रीज दाम। बिल्कुल अनुज, आपने बात काफ़ी सही कही है। और अनुज भाई, बस एक छोटा सा पॉइंट आपसे मेरे को ये समझना था, ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये प्राइजेस में भी डिस्काउंट हो गया है या फिर इनको टाइम लगता है, क्योंकि ये एज चीज़ें बन रही हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि एक एट पॉइंट ऑफ अ टाइम, एक एट पॉइंट ऑफ अ रेट पे ये डिस्काउंटिंग माना जाएगा। इट विल टेक अ टाइम। आपको लगता है कि कितना डिस्काउंट कर लिया, कितना बाकी है अभी? तो डिप्पी इसके अंदर अभी काफी बाकी है। जो इंडियन पॉपुलेशन है ना वो बड़ी स्केप्टिक रहती है नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक खुल नहीं जाता। उनको ऐसे लगता है कि हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, ये काफी टाइम से चल रहा है। तो प्रॉपर्टी के भाव इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जब तक एक्चुअल नहीं खुल जाता। जब तक एक्चुअल फ्लाइट्स नहीं आ जाती, पैसेंजर्स नहीं आ जाते, लॉजिस्टिक का हब नहीं बन जाता, वहां पे एक्टिविटी नहीं दिखती, तब तक प्रॉपर्टी के भाव नहीं बढ़ते। बिकॉज अदरवाइज रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो बोलते रहते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे नया हाईवे बनने वाला है। तो वो बनते बनते बहुत टाइम लग जाता है। सो आज की डेट पे जो होम बायर है ना वो बोलता है मैं वेट करूंगा, जब ये खुल जाएगा तो मैं आपको सैल्यूट कर दूंगा प्राइस की। बट जब तक नहीं खुलता तो वो मार्जिनल प्रीमियम देता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं देता। टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जब खुलेगा पैसेंजर्स आना शुरू होंगे, फ्लाइट्स आनी शुरू होंगी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवलर लॉजिस्टिक हब ये बढ़ेगा, तो आप देखेंगे इसके प्रॉपर्टी के दाम बहुत ऊपर जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके सामने मुंबई के स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शंस का एक नंबर रखेंगे। मेरे सहयोगी विश्व मोहन मेरे साथ होंगे जो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अनुज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जुड़ रहे हैं ताकि आपको यह बता पाए कि मुंबई के मार्च मंथ, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ था, कितनी स्टैंप ड्यूटी की कलेक्शन हुई है और इसमें कितना इजाफा हुआ है। विश्वमोहन, जरा विस्तार से बता दीजिए। देश के सबसे महंगे और सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट यानी मुंबई, जहां पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च के महीने में रिकॉर्ड स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन और रिकॉर्ड प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिर्फ मार्च महीने में अगर आप देखें तो यहां पर 1500 से ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, जो पिछले साल के मार्च के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 9% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आई है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन की बात करें तो इसमें भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है, ये भी रिकॉर्ड रहा है। और सिर्फ मार्च का महीना ही नहीं, पूरा वित्त वर्ष अगर देखें 2024-25 का, यहाँ पर रिकॉर्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और स्टैम्प ड्यूटी भी करीब करीब यहाँ पर 1.5 लाख
घरों से करीब करीब 1.5 लाख यूनिट्स यहाँ पर रजिस्टर हुए। स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन भी पूरे वित्त वर्ष में काफ़ी रोबस्ट रहा है, उसमें भी 22% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे अच्छी बात है इस मार्केट को लेकर कि प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस ज़्यादा रहा है। 500 स्क्वायर फीट से कम के प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन में डी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं यहाँ पर बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े अपार्टमेंट्स, लग्जरी घर, प्रीमियम सेगमेंट पर लोगों का ज़्यादा फोकस रहा है। इसके पीछे 2 वजह भी बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि मार्केट काफ़ी समय से स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी स्थिर दिख रहा है और आगे ब्याज दरें और भी घटने वाले हैं और उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। साथ ही आगे मार्च में जो रजिस्ट्रेशन के नंबर, रिकॉर्ड नंबर देखने को इस वजह से भी मिले हैं क्योंकि आगे रेडी रेकनर रेट्स बढ़ने वाले हैं। इस वजह से मार्च में रजिस्ट्रेशन के नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यही वजह है कि देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट लगातार शाइन कर रहा है और रजिस्ट्रेशन के जो नंबर है वो लगातार रिकॉर्ड नंबर दिख रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप नया कार्यक्रम देख पाएंगे। नमस्कार।